आम गहन आज गोटे बही वर्तमान उन्मोचित हो से बहीटीर जे कवि से जड़े भारतर जड़े विशिष्ट कवि हिसाब से समस्त जानती नाम हूँ यतीश कुमार। से हिंदी साहित्य जगत रे जड़े बहुत उज्जवल तारका तांकर बुर्सी भरे आँच एवं अन्यान्य अनेक कविता संकलन रही। ये हूँ बुर्सी भरे आँच हूँ गोटे गल्प संकलन उपन्यास एवं आपण मैंने जदि गूगल करेंगे यतीश कुमार ना रे यतीश कुमार विषय में अनेक कथा जानीपर। आम आज आमर यहाँ सौभाग्य जे यतीश कुमार तांकर अनेक बिजी स्केड्यूल भितर ओडिशा को आसीचंती एवं आमे मध्य सौभाग्य निजक मन करुचु जे आमे तांकर गोटे बही को छापीचु जहाँ को जो कविता बही को छापीचु ता ना हूँ भोर 5टा बेलर ए सहर निर्वाचित कविता तांकर कविता संकलन आम समय गोटे प्रचंड प्रतिभावान कवि एवं अनुवादक मोर अनुज निखिलेश मिश्र ताको अनुवाद करिसेंती। अनेक लोक भारी खुशी होते जे निखिलेश भली जड़े संवेदनशील लेखक कवि या अनुवाद करिसेंती। आमे को उन्मोचन करबा परे से दुहिंक भितर कवितार आवृत्ति हेबो एवं मु अनुरोध करी कविता आवृत्ति सह आलोचना मध्य करिवे कविता संपर्क रे। एवं ता छड़ा आउ गोटे खुशी खबर आपको दवाक चाहूँगी वर्तमान ये यतीश कुमार कवि यतीश कुमार गोटे गल्प संकलन प्रकाश पाइबा जाऊँगी खूब कम दिन भितर एवं आमर सौभाग्य जे आम अनुरोध करूँ जे से प्रकाश होगा जाऊँगा गल्प संकलन गोटे गल्प शुणी आमको शुणेबे यहाँ आम सौभाग्य हम। मु वर्तमान अनुरोध करुच्ची यतीश कुमार जी को एवं निखिलेश मिश्र को से मंच पर को आसतु एवं कार्यक्रम आरंभ करंतु एवं आपण माने तांको करताली दे स्वागत कले आम निश्चित भाव रे करवा। या छड़ा मुझे चाहिए जे निखिलेश कुमार तांको संपर्क रे टिके इंट्रोडक्शन देवे से कविता से कहीं से बही अनुवाद करिया को चाहिए एवं कौन तांको भल लगला इत्यादि से संपर्क से अन्य कार्यक्रम आगे नेबे या पार्ट ऑफ दैट ये। हाँ वर्तमान बही उन्मोचन हवार समय मु जेहेतु प्रकाशक मोर दायित्व होची कवि अनुवादक प्रकाशक ये 3 जन आम उपस्थित अच्छु। ये गंगोत्री वर्तमान यही कविता पुस्तक आपण मानक पई पाठकार लोपित करुच्ची। समस्तों को नमस्कार। मैं पहले थोड़ा सा उड़िया में उनको बताना चाहूँगा यतीश जी के बारे में। यतीश कुमार जो मैंने हिंदी साहित्यर पाठक से बहुत जनाशुना ना एवं बहुत निजर ना जो मैंने हिंदी साहित्यर पाठक से माने जो मैंने बुर्सी भर आँच पढ़ी से माने जानती जे समसामयिक हिंदी साहित्य रे एभलिया काम है ना एकाधार गोटे स्मृतिलेख एवं गद्यर बेसरे कविता एवं ता सहित अनेक लोकों पई माने एटा केवल साहित्य हिसाब रे न रही मानसिक विषादर गोटे उपचार हिसाब रे अनेक जगार व्यवहार करा होची। अनेक मुझे जो प्रथम थर पे बुर्सी भर आँच पढ़ी मते मु जानिली जे हाँ आपन जदि देखिबे ये बहीटी आपन निश्चय संग्रह करी पढ़िवा कथा एवं तार सबटाइटल होची अतीत का सैरबिन। ये बही विषय रे उदय प्रकाश जहाँ कहिसंती पछरे सेठुर आमे गोटे लाइन कोट करिचु आम ओडिया बही रे अति इंटरेस्टिंग कथा कहउचंती उदय प्रकाश कहउचंती जे स्मृति सबुर मार्मिक सम्मोहक विकट साहसिक सच्चोट सार्वजनिक तथा सृजनात्मक डायरी परी आपण भावନ୍ତୁ गोटे डायरी बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट जर्नलिस्टिक इट्स क्रिएटिव इट्स पर्सनल एंड येट इट्स यूनिवर्सल इट इज ऑनेस्ट इट इज ब्रेव एंड येट इट इज एस्थेटिक
जे सबुतक जो बाइनरी गुड़ाक आम साहित्य रे अच्छी जे आपण सचोट हेले आपण मार्मिक हो पारे बा आपण एस्थेटिक हेले आपण धरतु माने साहसी हेले एस्थेटिक हो पारे बा गोटे जो टाइप कास्ट होती लोक मैंने तार आग को जीवार गोटे माने प्रमाण आपन देखिबे जतबेले आपन बोर्सीवर आंच पढ़िबे मु भी प्रथमे अनेकों पर जतबेले ज्योतिष कुमार को मैंने जब आपको पहले डिस्कवर किया तो दिस वाज द डिस्कवरी एंड देन दिस लेड मी टू द पोइट्री। तो ये मुझे कविता ही लगी और मुझे अभी कविता ही लगती है और ये काफ़ी हम बोर्सीवर आंच के बारे में तो बात करेंगे ही। बोर्सीवर आंच बाद जो कविता बही जो जहाँ पाई आज आयोजन से बहीटी हूँ अंतस की खुर्चन। अंतस की खुर्चन रो सबुतक कविता आम अनुवाद करिनु आम से किसी निर्वाचित कविता नहीं कि अनुवाद करिचु एवं यही आशारे करिचु जे यही माध्यम रे गोटे आम पाठक मानक पई एते बड़ एवं एते विविध थीम को नहीं कविता लिखुथिबा जणे हिंदी भाषार एते बलिष्ठ कवि को आपण चिन्हिबे। आमे कहूना जे एटा ही सर्वशेष कथा यतीश कुमार को कविता विषय रे एटा आपणकर प्रारंभिक गोटे पाद पकेले आपण देखिबे केते सुंदर गोटे संसार अच्छी यतीश कुमार को कविता रे। अष्टभुजा शुक्ल बड़ प्रख्यात आलोचक सी कहउचंती एवं आई वुड लाइक टू कोट यतीश की कविता का कुनबा काफी बड़ा है, जिसमें आवाज जितने पात्र भरे पड़े हैं, इनका वैविध्य उनकी संवेदना की परिधि को कहीं व्यापक बनाता है तो कहीं भरमाता है। ये जो कंट्रास्ट गुड़ाक प्रति आपण टिके ध्यान दियंतु जे एते डाइवर्स गोटे कवितार स्कोप एवं ता सत्वे भी केते पर्सनल केते सेंसिटिव। तो आमे हिंदी रे कथाबार्ता हबा यतीश कुमार को सहित आमे बहिर किछि किछि कविता मु यतीश कुमार को अनुरोध करी से हिंदी रे पढ़िबे एवं तापरे आमे ओडिया रे अनुवाद मु पढ़िबे एवं आमे ता विषय रे कथा हबा। अनुवाद कला बेले मते कोन चैलेंजेस हला एवं ओरिजिनल लिखिला बेले यतीश कुमार कर व्हाट वर हिज प्रीऑक्युपेशंस व्हाट आर हिज प्रीऑक्युपेशंस विल टॉक अबाउट दैट। तो प्रथम कविता पहली कविता जहां से हम शुरू करना चाहेंगे, मैं तो चाहूंगा कविता से ही हम चालू करते हैं। वो कविता हमारी शीर्षक कविता है उड़िया अनुवाद में। हमें सर जब हम कर रहे थे तो मेरी मनु जी के साथ बहुत बातचीत होती थी उस वक्त, तो हमें शीर्षक को लेके हम थोड़ा उलझे क्योंकि एक तो इतनी सारी सुंदर शीर्षकें हैं। आपके शीर्षक के बारे में अलग से बात कर सकते हैं। आप कविता का अगर मैं शीर्षक बताता जाऊं आप सुनिए बस शीर्षक, धूमिल से मिलकर, कयामत के दिन, सुविधा और आजादी, भोर 5 बजे का ये शहर, माँ की सहेलियां, गांव जहां वापसी नहीं, प्रेम का आरक्षित आवास, देह बाजार और रोशनी। इसी शीर्षक से 4 कविताएं हैं। तो फ्रेजेस हैं, फ्रेज में एक व्यापकता है और कुछ कुछ कविताएं का शीर्षक ऐसा है कि इतना कंसाइज है। पिता शीर्षक से 5 कविताएं हैं। तो सो यतीश कुमार goes into a zone where he packs a lot in one word, but he also expands sometimes his words to go into multiple diverse directions। और वो शीर्षक को लेके हम जब उलझे तो 2 शीर्षकों के बीच हम आखिरकार बात आके फंसी। वो थी भोर 5 बजे का एक शहर, एक ये कविता थी, दूसरी कविता थी माँ की सहेलियां। अच्छा, तो दोनों हम आग्रह करेंगे आप हमें पढ़ के सुनाएं। पहले तो भोर 5 बजे का शहर आप जरूर सुनाएं। यतीश जी कलकत्ता में रहते हैं और मैं चाहूंगा कि कविता एक बार आप जी सुनाने से पहले जो है साथ में ही मैं बताना चाहूँगी भोर 5 बजे शहर कविता है क्या। नमस्कार भुवनेश्वर और जय जगन्नाथ। इस जगह का औरा ही कुछ और है और कोलकाता का जो शहर है वो सुबह 5 बजे वो शहर कुछ और होता है और दोपहर में कुछ और रात में कुछ और। तो मैंने अपनी कविता में सुबह, क्योंकि वो चीज़ें आपको रात में नहीं दिखती, दोपहर में नहीं दिखती, सुबह 5 बजे दिखती हैं। तो सुबह 5 बजे का शहर जो है, इस कविता में आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ की खिड़कियों के सामने दरवाजे बंद हो जाते हैं
वहाँ पे जो आज के विकास का जो अगर मैं कहूँ तो जो रूप है उस पे हरियाली छाया गई है। अब उस विम को अब क्या कहिए कि लाइट है और उसके ऊपर पूरा का पूरा जो है लताएं बिछ गई हैं। अब मैं जब सुबह उठ रहा था तो मैं देख रहा था कि ऐसा क्या है इस शहर में जो इसको खास बनाता है ना। इसमें बहुत छोटी सारी चीज़ें हैं कि छोटी चाय की गुमटी में स्कूल बैग पर बैठा भट्टी सुलगाता बालक मुस्कुराता बुद्ध मुस्कान। अब ये एक व्यापकता है, ये एक कलकत्ता शहर का बच्चा है जिसका सपना जो है वो असीमित है और उस सपने में वो भले चाय पे दुकान पे काम कर रहा है लेकिन उसकी मुस्कान में बुद्ध छुपे हुए हैं। इसमें ही अगर आप देखेंगे कि हरी लतरों ने बनाया है जाल, घेर लिया है रोशनी से लदे एक लैंप पोस्ट को, यहाँ हरियाली विकास को परास्त करने में। तो ये इस तरह की चीजें हैं जो आप अगर दोपहर में निकलिएगा शहर में तो ऐसे ही गुजर जाइएगा। अगर आप नेशनल लाइब्रेरी में जाइएगा तो वहाँ देखिएगा कि उसका जो मेन दरवाज़ा है उसके राइट साइड में वो खिड़की के ऊपर दरवाज़ा बंद होता है। उसके आगे आप सिमेट्री में जाइएगा तो वहाँ पे चूंकि रोड कंस्ट्रक्शन करते इतना ऊपर आ चुका है कि खिड़की खुलना मुश्किल हो जा रहा है, लोग का बाहर देखना मुश्किल हो जाए क्योंकि लोग जो हैं कलकत्ता में सड़क के किनारे बहुत सालों से रहते आए हैं। अब उनका क्या होगा और उनके दरवाजे कैसे खुलेंगे, ये कवि की चिंता है। समय के विरुद्ध खड़ा है एक बेजुबा मकान, अपने कंधे पर उठा एक बरगद छतनार, एक रास्ता जो ढूंढ रहा है खुद को, एक मंदिर जो उसी का रास्ता रोके खड़ा है। रूठ गए हैं ड्राइवर और रास्ता दोनों एक दूसरे से, फुटपाथ के ऊपर आसमान से लटकता है फाइबर केबल, जमीन से 2 फुट ऊपर झूलते टेलीफोन और टीवी केबल तार। सभी मिलकर कह रहे हैं फुटपाथ पर चलना एक खतरनाक प्रक्रिया है। मैं ये जब पढ़ रहा था तो इसमें जो यतीश जी ने कहा बुद्ध मुस्कान, चाय की गुमटी पे बैठा, स्कूल बैग के ऊपर बैठा, चूल्हे में आग लगा रहा है, वो आग सुलगा रहा है, वो बुद्ध के जैसा मुस्काता है। और उसके तुरंत बाद, और ये मैं कलकत्ता में ही रहता हूँ तो मुझे ये इमेज मैंने 2 बार देखा है। जो उसके अगले वाला जो इमेज है उसका मैं उड़िया में पढ़ के सुनाता हूँ आपको। रातिरे वर्षारे ओदा रास्ता को मंथी पके मेंढा पोलो माड़ी चलचंती अजଣା गंतव्य आड़े। ये कलकत्ता शहर में आप सुबह 4, 4:30, 5 बजे उठेंगे आपको भेड़ दिखेंगे और वो भेड़ ले जाता हुआ एक इंसान दिखेगा और वो शहर के बीचों बीच जा रहा है, वो शहर का मेन रास्ते पे ही जा रहा है और इट्स सरियल। I don't think any other big city in India still has that scene। और ये जैसे ये जो चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा कि दोपहर में कोई गुजरेगा तो उसके नज़र से वो नहीं दिखेगा, ये तो संभव ही नहीं है। तो अनेक चीज़ ऐसा माइक जदि आरोटी है, अनेक चीज़ें ऐसी हैं जो दोपहर तो ठीक, जो सुबह भी अनेक लोगों की नज़र से वो गायब रहती है, वो दिखती नहीं है, पर आपकी कविताओं में वो दिखती हैं चीज़ें। ये भेड़ दिखते हैं और कई ऐसी चीज़ें दिखती हैं, जैसे दरवाजे और खिड़कियों का जिक्र आपने किया। कलकत्ता की खिड़कियां तो एकदम अलग ही है, वेनिशियन ब्लाइंड्स हैं और वो सब एक पैटर्न्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अक्सर सिटी पोएट्स के कविताओं में नहीं दिखती हैं स्पेस के मामले में, पर वो आपकी कविताओं में दिखती है। सिमेट्री का जो एक है, और आप अगर कुछ स्पेस के बारे में कहना चाहें। एक्चुअली इस किताब में कोलकाता कई जगह है, वैसे शहर से बाहर की भी कविताएं बहुत सारी हैं, लेकिन अब विक्टोरिया एक एंजल की नज़र से एक कविता है इसमें। अब अगर आप लोगों को बस जानकारी के लिए बता दूं कि विक्टोरिया जो सबसे फेमस डेस्टिनेशन है, जो भी लोग जाते हैं देखते हैं, उसके ऊपर एक एंजल है। वो एंजल जो है उसकी नज़र से आप शहर को देखिए तो दुनिया अलग लगेगी। उसका जो एरो है उसके हाथ में, वो एयर के डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ मेटाफर आपको मिलेगा कि समय बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो समय की धार क्या है और उस धार से की मार क्या है। अंततः जो
धार है उससे क्या बदल रहा है शहर, उस कविता में उसको समेटने की कोशिश की। उससे भूतनाथ है, कलकत्ता की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, भूतनाथ घाट और भूतनाथ मंदिर, ये दोनों आपको वहाँ कलकत्ता में मिलेंगे। तो घाट जहाँ मतलब अंत्येष्टि होती है, आप जहाँ आपका अंत हो रहा है, और मंदिर जहाँ पे आप शादी के बाद या बच्चे होने पर तुरंत जा रहे हैं। तो जिंदगी की शुरुआत और जिंदगी का अंत, वो पूरा मेटाफर वहाँ पे है। और ठीक उसके बगल में आप पाएंगे कि महात्मा गांधी के नाम से एक बच्चे का स्कूल चल रहा है। तो जीवन का एक अलग रूप वहाँ से निकल रहा है। तो उस कविता में आपको वो उस तरीके से कलकत्ता देखने को मिलेगा। तो मेरी कोशिश रही कि कलकत्ता को, विश्व को अपने कविताओं के जरिए दिखाया जाए। और ऐसी जैसे ये जो इमेज है यहाँ पे, एक सेकंड, उसी स्पेस में ये इमेज आता है। मैं उड़िया में सुनाता हूँ। कब्रिस्तान के बाद वाला जो पैराग्राफ है, हाँ। अलिया गदा पाखरे भोकिला बुला कुकुरटे अनिद्रा देखुची शुणुची चढ़ंता सूर्यर पाद शब्द। तो उसके तुरंत बाद आप लिखते हैं, साहब को छुआ को स्कूल छाड़िया को बाहरी और दड़े। तो एक स्पेस के बारे में कहते हुए भी जो बारीकियां हैं सोशल कॉन्शियसनेस की, वो अक्सर दिखती हैं और वो सारी कविताओं में दिखती देखिए, हैं। कल्पना जो है ना, कोई भी कल्पना या जो है वो यथार्थ के बिना संभव नहीं है। और अगर हम कहानी में भी बाद में जाते हैं जब हम, तो हम यथार्थ के ज़मीन पे जो कहानियाँ निकलती हैं वो बेहतरीन कहानी बनती है। बिना यथार्थ के अगर आप कहानी रचिए, तो कविता का मामला वही है कि आप सिर्फ कल्पना नहीं रच सकते। और इस कविता में तो कल्पना है ही नहीं, पूर्णतः मैं ये नहीं कहूंगा कि है ही नहीं, मतलब है। जैसे कोई बुद्ध की मुस्कान मुस्कुरा रहा है तो है, तो वो यथार्थ की जमीन। हाँ हाँ। तो हम और इसमें वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, क्योंकि दिल्ली के ऊपर भी एक कविता है आपकी, ये दिल्ली है मेरी जान। उसका पहला लाइन है कि बाढ़ दिल्ली में, बाढ़ बिहार में आता है, बिहार में आते हैं, दिल्ली में नहीं। तो इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिल्लीज जियोग्राफी, द फ्लाईओवर्स, एंड इट एंड्स विद दीज टू लाइन्स। वो कविता है इसमें, उसका लास्ट आखिरी के दो लाइन है कि मुझे कुतुब मीनार सच में टेढ़ा दिख रहा है। मैं पढ़ देता हाँ जी, बिल्कुल। लास्ट लाइन बताया। हवाएं उड़ा ले जाना चाहती हैं हमें दिल्ली से दूर, जबकि पाँव है कि अधपकी चपाती से चिपका हुआ है, और नजर है कि कोयला और राख के बीच सुलग रही है। चेहरे और नजर को सीधा करने की पुरजोर कोशिश में, चेहरे और नजर को सीधा रखने की पुरजोर कोशिश में मुझे कुतुब मीनार सचमुच टेढ़ी दिख रही है। ये इस कविता में, इसका उड़िया में पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि ये जो हिंदी का और जो यतीश जी का एक डिक्शन है, जिस तरीके से, वो बहुत ही लगता है कि बहुत एफर्टलेस है। जो रिदम यतीश जी की कविता में आता है, उसको जब आप ट्रांसलेट करने जाते हैं उड़िया में, वो इक्विवेलेंट रिदम ढूंढते हैं, तो काफ़ी परेशानी होती है। परेशानी इसलिए होती है कि वो सिंप्लिसिटी कैसे कोई रेप्लिकेट कर पाएगा, वो एफर्टलेसनेस कैसे कोई रेप्लिकेट कर पाएगा। अब इसी का जो यतीश जी ने हिंदी में पढ़ा, मैं उसका उड़िया पढ़ना चाहूंगा। पवन उड़े नवा को चाहे आमको दिल्ली ठू दूर को, किंतु पाद लाखिची एठी, अधा सेका रुटी देहरे आउ आखि कुहुलुची कोयला ओ पाउंस भितरे, चेहरा ओ चाहाणी को सीधा रखिबार प्रखर चेष्टारे मते कुतुब मीनार सतरे बंका दिसुची। ये इसमें दो चीजें मुझे जाननी है आपसे, कि ये दो चीजें इसमें आप गौर करें। एक तो वो है कि कोयला और राख, दूसरी उसके जो बाद वाले लाइन है, उसका हिंदी में एग्जैक्ट लाइन, चेहरे और नजर को सीधा, चेहरे और नजर। हाँ, ये जो आप कंटिन्यूअसली एक चीज को दो में आप, मतलब एक में ना सिमटना और उसका एक स्पेक्ट्रम तैयार करना। जैसे कोयला और राख, अक्सर लोगों के इमेजेस में एक जगह चले जाते हैं, जलता हुआ कोयला और राख,
वैसे ही जबकि वो है नहीं, जबकि वो है नहीं, चेहरा जैसे नजर, छाया और अंधेरा छाया एक और नहीं हो अंधेरा। सकता। हाँ, एक लाइन है एक कविता में यतीश जी की जहां पे वो बोल रहे हैं कि छाया और अंधेरा आपस में मिल रहे हैं। छाया और अंधेरा एक चीज है नहीं, पर अक्सर वो हमारे कविताओं में, हमारी इमेजेस में, हमारी इमेजिनेशन में एक जैसी लगने लगती है, क्योंकि हमें एक जल्दी रहती है कहीं पे पहुंचने की अपनी कविताओं में, जो जल्दबाजी यतीश जी की कविताओं में नहीं दिखेगा। मैं इस बारे में जानना चाहूंगा कि ये जो एक कोई वस्तु है, एक स्टूल, कोई चीज है जिसको आप उसमें ना उसको एक मोनोलिथिक इमेजिनेशन में ना समेट कर उसको थोड़ा आप और गौर से देखना और उसके तह तक जाना। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोग जो भी कवि, लेखक, कलाकार, नृत्यांगना, ये जितने भी लोग हैं वो ब्लेस्ड पीपल हैं। उन क्यों ब्लेस्ड हैं? क्योंकि ईश्वर ने उनको वो पल दिया है कि इस प्रोसेस के थ्रू आप उस क्षण को पाते हैं जो समाधि, जो साधना की बात हम करते हैं, ये वहाँ से समतुल्य चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ से मिलता क्या है? मिलता आपको दृष्टि है। ठीक है, तो कृष्णात की बात को मैं फिर दोहराऊंगा कि आप वस्तुतः एक दृष्टा हैं और आप बतौर दृष्टा कैमरा में कैसे कैप्चर करते हैं। आप एक ही कैमरामैन को के फोटोग्राफ को देखिए, एक ही जगह को, तो अलग अलग दृश्य दिखते हैं। तो कवि का भी मामला वैसे ही होता है। कवि भी जब दृश्य देख रहा होता है तो वो उस नज़र से देखता ही नहीं जिस नज़र से आम जन देख रहे होते हैं। तो ये जो मेटाफर आ रहा है वो कोई मतलब जबरदस्ती तो नहीं लाया गया है, वो उस प्रोसेस से, उस ट्रांस में गुजरते हुए, फिल्टर करते हुए, पृथक करते हुए जब हम उसको रच रहे होते हैं तो जो बचा हुआ चाय पत्ती होता है ना, वो है ये। तो आप जो कहना चाह रहे हैं कि राख और कोयला, तो दरअसल कोयला को राख बनने के प्रोसेस को आप बहुत गौर से देखते हैं कि कोयला कैसे राख में परिणत हो रहा, और उसके बाद भी कितना कोयला बचा हुआ है उसका। इसलिए हम दोनों को अलग अलग मतलब बहुत ही मुश्किल है मतलब ये पूरा प्रोसेस समझना, है ना। अंत में भी कोयला बचा रहता है और अंत में भी राख बची, उसमें एक चिंगारी, एक मिचियाती हुई चिंगारी जिससे अगली आग को जलना है। ये इस तरह का प्रोसेस मुझे दिखता है। महाश्वेता देवी का एक लाइन याद है, उन कहते हैं किछुई फिरोए जाए ना, नथिंग एवर गेट्स फुली डिस्ट्रॉयड, नथिंग एवर। तो वो जो बात आपने कही, पर मैं ये कहूँगा कि इसी बहाने हमें चलना चाहिए माँ की सहेलियों के पास। तो ये कविता मैं जब ओडिया में इसको अनुवाद किया, जो पहले शख्स को मैंने ये सुनाया वो मेरी माँ थी। तो मेरा प्रणाम कहिए। हाँ, शुक्रिया। वो मुझे नहीं लगता कि ये जो थीम है, मतलब पहली बात तो जो थीम है, ऐसी कविताएं ही विरल है, मतलब बहुत ही रेयर है ऐसी कविताएं। तो ये कहाँ से आता है ये? आज के समय में जो स्थिति है उसमें हम अक्सर माँ को अकेले छोड़ देते हैं और उस छोड़ने में हम भूल जाते हैं कि उनको क्या क्या चीज़ याद आ रहा होगा उस समय। तो रादर मैं कविता पढ़ूंगा बजाय उसको एक्सप्लेन करने के, तो मेरी बात ज़्यादा बेहतर पहुंचेगी। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिल्कुल बिल्कुल इस कविता का आप भी उड़िया में पाठ करेंगे तो ज़्यादा पाठकों तक बात पहुंचेगी। माँ की सहेलियाँ। कंक्रीट के जंगल में कई झुटपुटे एकांत हैं, उन झरोकों से झांकती है झुर्रीदार आंखें। कबूतरों के अस्थाई घोंसलों में कहीं गुम हो गई हैं माँ की प्यारी सखियाँ। कभी कभी खोजने लगती हैं पापा के साथ आने वाली दोस्तों के चेहरे में उनको, या कभी मेरे दोस्तों की माँओं में। खोजने लगती हैं पास पड़ोस की मुँह बोली चाची, मामी, काकी में। गुम हो गई अपनी सहेलियों को जो थी नादानियों के दिनों की उनकी सबसे अच्छी दोस्त। माँ टकटकी लगाए झुटपुटों से राह तकती, झुर्रियों का दायरा बढ़ाती, अंतहीन प्रतीक्षा में है। स्मृतियां खुद को बस दोहराती हैं, याद आती है बस नहीं आती है तो माँ की सहेलियां। तो मुझे नहीं लगता कि कविता को और कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। हमें अपनी
माओ के साथ बैठने की जरूरत है ज्यादा। ये इसमें बहुत सरल कविता लग रही है। अब सोचिए, मैं पहले कविता पढ़ता हूँ फिर मैं बताता हूँ क्या मुश्किलें आई मुझे। बौर संगातो माने कंक्रीट जंगल भितरे झाटी माटीर एकांत अनेक से झरका सबु भितरु उंकी मारंती धुडु धुडु चम जुळु जुळु आखि पारामानंक अस्थायी बसा भितरे कोठी हजि जाइचंती बौर प्रिय संगातो माने केबे केबे खोजी बसे बापांक साथिरे आसुथिबा स्त्री लोकंक चेहरारे तांकु पुणी केबे मो मा पुणी केबे मो सांगंक मा मानंक भितरे खोजी चले पाख पड़िसार हिसाब रे खुड़ी माई माउसींक भितरे हजि जाइथिबा निज संगात मानंकु जो माने थिले अबोध दिन रे तार एकमात्र साथी बो एका लयरे झाटी माटी भितरु बाट चाहि बसे परिसीमा बढ़ेई चम उपर धुडु धुडुर अंतहीन प्रतीक्षा रे स्मृति सबु दोहरेई चलंती निजको आसंती बारंबार मन भितर को आसंतिनी जहा बौर संगात माने। इसमें आप सोचे दो जो जगह है कि ये खिड़कियों से जो झांकते हैं वो मुझे था कि इसको कोलोकियल सेंस में वो जो फील है हिंदी में कि वो शब्द है वो आप अगर एक बार हाँ तो वो जो पहले पैराग्राफ का मैं एंड बताता वाला हूँ, माँ टकटकी लगाए यहाँ। नहीं ये वाला अच्छा, कबूतरों के अस्थायी घोंसलों में हाँ कहीं गुम हो गई हैं माँ की प्यारी सखियां। नहीं, उसके नहीं, पहले ये वाला, हाँ। कंक्रीट के जंगल में कई कई जो- झुटपुटे एकांत हैं। कंक्रीट के जंगल में कई झुटपुटे एकांत हैं, उन झरोकों से झांकती है झुर्रीदार आंखें। अब ये सोचिए झुर्रीदार आंखें मतलब ये क्या है इसका ओडिया इक्विवेलेंट कैसे कोई कैप्चर करेगा। इसमें आगे ही झुर्रियों से है कि हाँ, झुर्रियों का झुर्रियों दायरा का दायरा बढ़ाती। बढ़ा हाँ, मतलब आप सोचें कि ये चीजें बहुत सरल है आपको मतलब हिंदी में बहुत आसानी से ये और वो यतीश जी का वो एक है कि वो इतना पैक्ड फ्रेजेस यूज करते हैं कि वो बहुत पावरफुल है। उसको अगर आप एक तो वो रिदम आप छोड़ नहीं सकते, दूसरा वो जो इम्पैक्ट है उसको कहीं ना कहीं आपको रेप्लिकेट करना है, कैप्चर करना है, वो एथोस पकड़ना है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो जब मैं ट्रांसलेट कर रहा था मैंने लिखा, मैंने एक और फ्रेज एडिशनल यूज किया कि मुझे लगा कि नहीं एक तो रिदम पकड़ना जरूरी है, तो वो एग्जैक्ट रिदम दो झुर्रीदार आंखों में तो नहीं पकड़ पाऊंगा मैं अगर उसका ओडिया इक्विवेलेंट लिटरल कर दूंगा तो मैंने क्या किया, मैंने जब झरोका आया वहीं से ही मैंने एक कोलोकियल रिदम पकड़ने का कोशिश किया। से झरोका सबु भितरु उंकी मारंती धुडु धुडु चम जुळु जुळु आखि मतलब for someone who doesn't understand Odia, the onomatopic sounds like उसका एक है कि एक कुछ जो टेक्सचर है झुर्रीदार आंखों की वो कन्वे करना मुझे लगा ज्यादा बड़ा चीज है यहाँ पर। फिर आगे चल के वो मेरे लिए आसान हुआ जब मैं वो दायरा में फंस रहा था। अच्छा। तो मैं वापस इधर आया और मुझे लगा एक एडिशनल फ्रेज यहाँ यूज करने से जब मैं धुड़ू धुड़ू ये वाला शब्द उधर यूज करूंगा तो लोगों को वो सेम रिदम का लगेगा, लोगों को वो टेक्सचर वहां से कनेक्ट होगा। आई मस्ट टेल यू, मैं जितना कन्वर्सेशन आपके साथ किया पहले तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि जिस तरीके से डूब कर आपने अनुवाद किया और जिस तरीके से डिकोड करके अनुवाद किया है, इट इज एज क्लोज एज ए रियल एक्चुअल पोएम एंड समवेयर यू हैव सरपास्ड इट। थैंक यू सो मच। मैं बस ये उम्मीद लगाता हूँ कि जो कविता की जो खूबसूरती है यतीश जी की वो उड़िया में पाठकों तक पहुँचे, और कहीं पे भी किसी कविता में नहीं पहुँच रही तो सारी गलतियाँ मेरी है, और कहीं पहुँच रही है तो वो यतीश जी की कविता का कमाल है। तो ये हाँ, इसी कविता से कविता के बहाने हम उस पर चलते हैं कि आपकी कविताओं में स्त्री तत्व का एक बहुत बड़ा महत्व है। माँ को उन्होंने डेडिकेट किया है आविर्भाव, वो मैं पढ़ना चाहूँगा, इतना प्यारा डेडिकेशन है वो
आविर्भाव कविता संकलन है, उसमें वो लिखते हैं माँ के लिए जिसने कटीले तार से भी सितार बनाना सिखाया। ये ईश्वर, आप कहते हैं कि ईश्वर कोई पुरुष नहीं हो सकता, और वो बार बार आप लौट के आते हैं, और एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पे, मतलब रिश्तों से आगे बढ़ के उस इंसान की अपनी पर्सनालिटी तक जाना और उसको डिग्निफाइड तरीके से रिप्रेजेंट कर पाना, वो Actually, कैसे? इस चीज को मैं थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। नॉर्मली लोग फेमिनिस्ट वाली जब चर्चा करते हैं तो स्त्रीवाद की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक्चुअली ये मेरी दोनों किताबें जो हैं, बोरसी पर आँच या अंतस की खुरचन, उसमें स्त्री तत्व पे बातचीत है पूरी किताब में। और जब मैं ये 5 साल पहले लिखा था, जब मैं इसको बोरसी पर आँच को लिखा, तो जब मैंने देखा कि आधी चीज़ें तो मैंने कविता में कह दी है। जब मैं गद्य में आया हूँ तो मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपकी बात को मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि खासकर जो यंग बच्चे सामने बैठे हुए हैं उनके लिए, कि यहाँ मामला तत्व का है, यहाँ इसमें स्त्री और पुरुष का नहीं है। किसी स्त्री में भी बहुत ज़्यादा पुरुष तत्व हो सकता है और किसी पुरुष में भी बहुत ज़्यादा स्त्री तत्व हो सकता है। तो हम जब भी स्त्री की बात कर रहे हैं तो हम स्त्री तत्व की बात कर रहे हैं, जो हम करुणा की बात कर रहे हैं, हम कंपैशन की बात कर रहे हैं, जो कि जब मैं ये कविता पढ़ूंगा तो आप पे ज़्यादा खिल के आएगी। मैं कोशिश करूंगा अपनी बात आपको कविता के माध्यम से पहुंचाने की। कविता का नाम है स्त्री। नन्ही परी का सिर सहलाता हूं, वह मेरी हथेली अपनी उंगलियों में लपेट लेती है। मुझे लगता है ईश्वर ने मेरा हाथ थामा है। निशंक सोते देखता हूं जब पत्नी को, तो पृथ्वी नींद सी शांत लगती है, जबकि पलकों में उसकी घर की सारी बलाएं कैद रहती हैं। उस समय ईश्वर नींद से गुजर रहा होता है। जब मां को सोते हुए देखता हूं तो लगता है ईश्वर नींद में भी सबके लिए उतना ही चिंतित है। जीवन में समस्त ऊर्जा स्रोत जिन जिन स्त्रियों से मिलता रहा, उनकी जागती सोती आंखों में मैंने प्रार्थनाओं से भरा स्वर्ग देखा है। ईश्वर मिथक नहीं सच है, ईश्वर मिथक नहीं सच है। और आपके इर्द गिर्द हाथ थामे यकीन दिलाता है कि ईश्वर कोई पुरुष नहीं होता, कि ईश्वर कोई पुरुष नहीं होता। तो ये कहना, मेरा मामला ये है कि स्त्री तत्व, मैंने आगे जाकर के पिता कविता में भी इसकी बात कही है कि भी पिता पुरुष ज्यादा थे और स्त्री तत्व उनमें कम था। वहां कहने का मतलब वही है अंततः, कि कोई भी स्त्री में पूरा स्त्री तत्व नहीं है, कोई भी पुरुष में पूरा पुरुष तत्व नहीं है। इन दोनों का बहुत अच्छा बैलेंस, एक जो अर्धनारीश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो है। पर आप अपनी बेटी के लिए एक कविता लिखते हैं, मेरी बच्ची, और वो जब मैं पढ़ता हूँ, मैं कईयों को, मेरी कई सारे जो दोस्त हैं, कई सारे तो नहीं है, एक आध जो महिला दोस्त हैं, मैंने उनको पढ़ के सुनाया है और उनका रिएक्शन भी वैसा ही है कि ये बातें हमें किसने कही क्यों नहीं। तो वो मतलब मैं एक उड़िया में 1-2 लाइन उसका मैं सुनाना चाहूँगा। वो बहुत ही सिंपल, अगेन डिसेप्टिवली सिंपल लाइनें हैं। वो ये है कि हाँ, मो कुनी झियो खेलिबू, खूब खेलिबू, खेलिबाकू खेलिबू, जितिबाकू नुह। पथर सिना बुड़ीजीव, तू कुटाक्षिय हेई पहरिबू झड़ीर नईरे, हबू बुड़ी जाउथिबा लोकर सहारा। मो कुनी झियो एते चमकीबू जे अंधार भितरे भी अंध रहीजीवनी को आखि। तो ये इस कविता को हम कैसे देखें? इस कविता को हम ऐसे देखें कि कोई एक मैनुअल दिया जा रहा है, कोई एडवाइस दिया जा रहा है, पर ये कविता वैसी नहीं लगती है। ये कविता ऐसी लगती है कि
नहीं, यहाँ पे जैसे आप स्त्री कविता की जो पहली लाइन थी कि नन्ही परी का सिर सहलाता हूँ, मेरी हथेली अपनी उंगलियों में लपेट लेती, जब लपेटती, आप अपने बच्चे को आप आज के डेट में ज्ञान नहीं दे सकते, ठीक है, आप सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, चला नहीं सकते। तो यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है कि भाई बेहतर इंसान हम और आप साहित्य में किस लिए आए हैं, पहले हम इसको देख लें, फिर इस किताब इस कविता पे आएंगे। हम और आप जो भी कला साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेहतर मनुष्य बनने के लिए आए हैं, ताकि बेहतर संवेदनाएं हमसे संप्रेषित हो सके, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ हम रास्ता बता रहे हैं कि तुम खेलने के लिए खेलना, जीतने के लिए मत खेलना। ये सिर्फ मतलब मैसेजेस हैं, और ये मैसेजेस इस तरीके से हैं कि कहीं ना कहीं बेटी के मन में ये बात तो रहेगी, और वो आगे अगर इसको फॉलो करे तो वो बेटर ह्यूमन बीइंग बनेगी। इससे ज़्यादा एक कवि नहीं चाह रहा है कुछ और। पर आप उसी कविता के अंत में ये भी कहते हैं कि मेरी वो बच्ची, अगर आप पढ़ें, मेरी बच्ची तुम प्रकृति हो, देती हो बार बार जीवन, करती हो मेरा पुनर्नवा। यहाँ बहुत व्यापक हो जाता है अर्थ इसका। मैं इसको थोड़ा सा और पीछे से ले आके पढ़ता हूँ कि लहलहाना जरूर जब आंधियां चले, तुम जड़ मत हो जाना, जड़ बन जाना। यहाँ जड़ शाब्दिक अर्थ है, और जड़ यहाँ सब भावनाएं हैं। रहना ऋतुओं के असर से बेअसर, वसंत और बरखा को अपने भीतर बचाए, दुनिया को जीवंत और नम बनाने के लिए। मेरी बच्ची, खूब खेलना, खेलने के लिए खेलना, जीतने के लिए मत खेलना। पत्थर तो डूब जाते हैं, तुम तिनका बन तूफानों में भी तैरना, बनना डूबते का सहारा। अब मैं वहाँ आ रहा हूँ जहाँ आप मुझे लाना चाह रहे थे कि मेरी बच्ची, चमकना तुम इतना कि अंधेरे में भी कोई आँख स्याह न रह पाए, पसर जाना रोशनी की तरह कि हाथों को थामने के लिए हाथ मिल जाए। जीवन पथ पर बहुत आयत शून्य शक्ल बदल बदल कर मिलेंगे, तुम सीखना छिद्र शून्य से बचना और विच्छेद शून्य को गले लगाना। ये समझने की बात है कि शून्य भी बहुत तरह के होते हैं। यहाँ पे विच्छेद और छिद्र की बात कहेगी, मतलब शून्य में भी कितने छेद हो सकते हैं। तो मैं परिकल्पना कर रहा हूँ अपनी बेटी को कि शून्य का सही अर्थ निर्वाण की तरह समझ पाए, बुद्ध की तरह समझ पाए और उसके करीब जा पाए। और सारे अर्थ, मतलब सारे सही अर्थ। सारे। तो इसी से एक सिरा वहाँ निकलता है जो आपने भी पढ़ी। चमकना एक बड़ा थीम है यतीश जी की कविताओं में, और वो चमक रोशनी की है। रोशनी से एक बड़ा प्री ऑक्यूपेशन है यतीश जी का, और रोशनी के साथ साथ एक जैसे आँच तो है ही, तो वो वार्मथ और ब्राइटनेस, लाइट जो भी कह लें आप उसको, वो दोनों को वो अलग करते हैं, जैसे ही वो अलग करते हैं अंधेरे को और साए को। और उसमें भी वो अपनी जब वो अंधेरे की बात कर रहे हैं, जब वो साए की बात कर रहे हैं, तब भी वो रोशनी को छोड़ते नहीं है, रोशनी की बात करते रहते हैं। वो कविता अगर आप थोड़ा उसका जिक्र हम करते हैं, फ्यूज बल्ब, अच्छा, वो भी उसमें भी काफी मतलब आप एक बार ये जो उसमें जो एक इमेज ये है कि कवि का दुस्वप्न, कवि जो दुस्वप्न देखता है उसके बारे में आप अगर पढ़ना चाहें। मैं पढ़ देता हूँ तो बात ज़्यादा समझ में आएगी उसको एक्सप्लेन करने के बजाय। फ्यूज बल्ब, जिंदगी के सीलन भरे अंधेरे में कितना कुछ उजला छूटता जा रहा है। कविताएं जो अब तक पढ़ी नहीं गई, शेल्फ के धूल से बतियाती कहानियाँ जो यूं ही पड़ी रह गईं, अर्थों ने जिनसे अपनी जबान में अब तक बातें नहीं की, सवाल जिन्हें तलाशने थे अपने जवाब अजन्मे ही रह गए। धूल कण बिंबों के वर्तमान में अजीबो गरीब शक्ल लिए फिर रहे हैं। किरणों के खेल, जहाँ से आपने बात कही थी, किरणों के खेल, ओस के मोती, दोपहर की धूप, ढलती गोदुली, चुपचाप बतियाते सितारे, मौन को देखने का हुनर, मौन को तोड़ने के इशारे।
सब अचानक गुम और बस घुप अंधेरा। कवि दुह स्वप्न देखता है कि कुछ क्षण के लिए ही सही पूरी दुनिया की आंखें अंधी हो जाए, ताकि घुप अंधेरे के खौफ से जगमगाती रहे यह दुनिया। यहाँ बेसिकली कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप उससे गुजरते नहीं हैं प्रोसेस से, तब तक आप उसका सही अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो जब तक आप अंधेरे से नहीं गुजरिएगा, जो कि बोरसिवर आँच है, इसीलिए बोरसिवर आँच में प्रकाश है, इसीलिए जाति कविता में उसकी बात है। तो मेरा जो आपने बार बार जो साया और अंधेरे की भी बात कही, यहाँ मामला सिर्फ इतना है कि आपको जो भी सामने बच्चे हैं खासकर, आपको अनुभव करना होगा। बिना अनुभव के जमीन पर चले, महसूस किए, आप सही चीज सामने नहीं ला सकते और सही निर्णय बाद में। अगर मैं अपना दूसरा पक्ष जो कविता के बाहर भी है, मैं पाता हूँ कि जो भी मैं प्रबंधन में आज डिसीजन ले पाता हूँ, उसके पीछे वो अंधेरे, वो अनुभव का बहुत बड़ा एक की परतें हैं, कि लेयर्स हैं, जिसके कारण जो इंस्टेंट डिसीजंस हैं वो सही हो पाते हैं। हाँ, वो एक जो इसी से एक सिरा निकलता है वो है एक वापसी का, मतलब वापसी कई बार, मतलब बोरसिवर आँच का अगर किसी को एक शब्द में उसको देखना हो या फिर एक फ्रेज में उसको देखना हो, तो एक तरीके से नजर वापस आ रहा है, देखना वापस आ रहा है, और एक वापस आने की, वापसी की एक सतत प्रक्रिया चल रही है पूरी किताब में। और वो वापसी के कई सारे टूल्स आ रहे हैं उसमें, और वो सारे टूल्स का एक अपूर्व वो आता है। तो वापसी के संबंध में दो कविताएं मेरे जहन में आती है जो मैंने दोनों अनुवाद किए और काफी मुश्किल मुझे हुई। गांव जहां वापसी, गांव जहां वापसी नहीं, और शिनाख्त। शिनाख्त। तो शिनाख्त से मैं चाहूंगा आप एक बार शिनाख्त पढ़ें, और क्योंकि शिनाख्त में एक वापसी की दोनों कविताओं में, इसमें हालांकि शीर्षक में आप कहते हैं कि वापसी नहीं है, दोनों और ये कविता एक वापसी तो है। एक्चुअली एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं शिनाख्त ही पढ़ देता हूं आपके लिए, हाँ, ताकि बेहतर रहे चीजें। टायरों और जूतों के नीचे पिसती गांव की सड़कें शक्ल की शिनाख्त करने में लगी हैं। सड़कों का संघर्ष जारी है, संघर्ष की कोई हद नहीं होती। गांव और शहर के बीच सड़कों पर बौखलाए भटकते चेहरों में कई दास्तानें छिपी हैं। शहरों के नल के गांव में आकर रह कर खांसते रहते हैं। बाबा कराहते हुए बताते, जिन गांवों से होकर सड़क गुजरती है वे उजड़ जाते हैं। दो चार बूंदें हथेली पर भी टपक गई थी उस दिन, जिस दिन बाबा के हलक से टपके थे लाल कतरे। यह सब शहर में मैं चुपचाप देख रहा था। यह सब शहर में मैं चुपचाप देख रहा था। तो ये एक सड़क जो उजाड़ देती है चीजें, इसी का जो रिफ्लेक्शन है। हाँ। अगर आप देखें दूसरी कविता जो है गांव जहां वापसी नहीं, बिल्कुल तो इसी का एक बृहत्तर बड़ा हाँ। विस्तार दिखेगा कि चेहरा दम का उसका, दर की जमीन दिखी, फौलादी सपने टूटे और लोहा भी पिघला। चेहरा दम का उसका, दर की जमीन दिखी, फौलादी सपने टूटे और लोहा भी पिघला। भूख और आग के बीच देह की नमी नदारत, दावा नल के केंद्र में दिखी भाषा दिशाहीन। इस उदास वसंत में किसान का चेहरा पाला लगे मटर सा दिखा। चबाई और निगली जा चुकी चीजों में शब्द भी शामिल है। नामो निशान दांत से निकलकर आंत में जा छुपे हैं। दांत बड़े और आंतें छोटी। इस रिवायत की बेस्तर आबादी जमीन को निगल जाने की बात ज्यादा कर रहे हैं। लंबी कविता है बट अंश। तो इसकी जो आखिरी दो पैराग्राफ से मैं चाहूंगा वो पढ़ें। अच्छा, उन शब्दों के बीच चित गिरा आदमी आकाश ताकता है। इसको आप देखेंगे तो आपको विनोद कुमार शुक्ल जी की किताब कविता में इसका रिफ्लेक्शन हाँ हताशा। हाँ, तो इन शब्दों के बीच चित गिरा आदमी
आकाश ताकता है और इतना चाहता है कि कोई कैसे भी बस अपनी बाहों में उसे छान ले। अपनी बाहों में उसे छान ले। तो ये दो चीजें हैं इसमें। जैसे इसमें आपने एक जगह कहा भूख और आग के बीच कुछ फंसा हुआ है, वैसे ही गांव और शहर के बीच एक सड़क है जो उजाड़ भी रहा है, पर वो एक जरिया बन रहा है जिस जरिए से कहीं ना कहीं आप एक वापसी चाहते तो हैं, भले वो हो ना हो जितना ये हो। विडंबना एक्चुअली हम सब में है, जिनका भी पेट भर गया है ना, उसके बाद वो साहित्य की बात करते हैं। ये सच्चाई है आज की बात में, ठीक है। और मैं भी इसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि 40 की उम्र में मैं साहित्य में वापस आया, और हम जैसे असंख्य लोग हैं जो 40 की उम्र में वापस अपने हृदय को टटोल रहे हैं। तो इस चीज़ को गढ़ना जरूरी था कि वापसी, दरअसल वापसी हर उस आदमी की है जो अपनी स्मृतियों में झांकना चाहता है। अगर स्मृतियों में झांकने से बोरसीबर आँच की आँच मिलती है। और हर आदमी जो दिल्ली तक पहुंचा है वो घूम करके पटना या बिहार को या अपने घर को जरूर देखता है, भले वहाँ अटका हो, उसका मन उसका अपने गांव में ही अटका रहता। तो मेरा प्रयास ये था कि मैं थोड़ा सा उनको मतलब पुश करूं, थोड़ा सा उनको और याद दिलाऊं कि गांव की ओर आप एक बार कम से कम घूम तो आए, भले आप आए ना आए। ये विडंबनाओं का जिक्र आपने किया, विडंबना में दो कविताएं मैंने मैं कहूँगा अनुवाद आप की है। पढ़ दें उसको, हाँ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं दोनों ही अच्छे। कोई भी एक पढ़ दें। बड़ी विडंबना है कि कौन सी पढ़ी जाए? कौन सी पढ़ी जाए? पहली पढ़ दो। विडंबना 1। विद्रोहर रास्तारे जीवाकू हबो, आउ धरी बसछि विरोधर कलम। विद्रोहर रास्तारे जीवाकू हबो, आउ धरी बसिछि विरोधर कलम। एसबु भितरे भाषार सुओ समुद्र परि। अधिक कथा कहूथिबा मଣିଷଟି नीरव मुहूर्तरे चुप रही बड़ हो जाए। बराबर सीधा दिसे राजपथ, ता उपरे चालुथिबा लोकंक चाली तेढ़ा। सेठिकी जाइथिबा सबु गली रास्ता पथुरिया ओ खसड़ा। ए कठिन समय रे सबुठु कष्ट काम हला चुपचाप बंची रहिबा, आउ दबी दबी गढ़िबा नुआ किछि। मुर्दार माने सुअंती सीधा, मनीष निदरे भी तेढ़ा ही रहे। कहवा कष्टकर निश्चय, सीधा ना तेढ़ा सठिक कोटा। बहुत सुंदर अनुवाद किया। मैं एकदम मतलब मुझे उड़िया नहीं भी ठीक से आती, तब भी मैं सब कुछ शुक्रिया। सीधे सीधे। ये विडंबनाएं जो हैं, ये सतह एक मतलब एक बड़ी विडंबना तो ये है कि जो वापसी में जो चीजें इंसान को दिखती है, या फिर जो उसको द्वंद, ये जो द्वंद का सिलसिला चलता है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर ना घटती, तो जैसा आपने कहा कि डिसीजन मेकिंग के बहुत सारे प्रोसेस वहीं से आ रहे हैं कि वो चीजें घटी हैं और वो चीजें घटित हुई हैं। इनका एक मतलब वो दर्ज कराना, वो एक्नॉलेज करना और वो उसको रखना सबके सामने, वो भी जरूरी है। वो एक बहुत ही ज्यादा पर्सनल काम है और वो बहुत ही ज्यादा वही चीजें सबसे ज्यादा यूनिवर्सल कनेक्ट पैदा करती है। मैं इसके आपके इस बात से हल्का सा क्लू लेते हुए मैं बोरसीबर आँच पे आऊँगा कि लिखते समय मुझे ये लगा कि मेरे अंदर इतना भरा हुआ है बचपन का अनुभव, उस समय का 80 का दशक बिहार और वहाँ का वातावरण, कि आज के समय के बच्चों को वो जानना बहुत ज़रूरी है, उस समय काल को जानना ज़रूरी है। और उस समय काल में कितनी समस्याएं, किस तरह तरह की समस्याएं थीं, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत जल्दी सकम कर जा रहे हैं, बहुत जल्दी आत्महत्या का जो रेट है बच्चों का वो इतना ज़्यादा हाई है। तो उसके लिए ये किताब लिखी गई। उस पूरी किताब का ये रिफ्लेक्शन मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको, वहाँ से आए, क्योंकि आप जब बचपन में ही बहुत कुछ सह लेते हैं ना, तो बाद में जीवन आसान हो जाता है। फिर वो चीज़ें दुख की तरह नहीं, दुख अनुभव की तरह आता है आपके पास।
ये जो मैं लाइन कह रहा हूँ बच्चों, ये बार लाइन आप अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा कि दुख को दुख मत समझिए, दुख को एक्सपीरियंस समझिए, अनुभव समझिए। अनुभव हमेशा आपको एनरिच करेगा, वो कभी भी आपको हर्ट नहीं करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेसन विच आई हैव लर्नड एंड आई एम फॉलोइंग इट थॉरली। मैं इस कविता को जान के यहाँ पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें एक पूरा बोरसीवरांच का की छवि आपको दिखेगी। जाति कविता का नाम है कि बचपन में किसी ने जूते की नाक से दर्द चुभो दिया था। बचपन में किसी ने जूते की नाक से दर्द चुभो दिया था, उस टीस में मैं अब तक रोज सिका हूं, जैसे रोटी सिकता है ना, वहां सिका हूं। इतना पका हूं कि सोच की लचक ने भोथर खाल पहन लिया है। आंखें बंद करता हूं तो जूतों की वही खटखट कानों से धड़कन की धक-धक को जोड़ देती है। उस खटखट में आवाजों तले अपनी मां को घंटों लड़ते देखा है। जाति से जूतों का संबंध और जूतों की संख्या से ऐसा प्रतीत होता है कि हजारों घोड़े धान के बिचड़े को रौंदते जा रहे हैं। कीचड़ के छींटे, पानी के छींटे और खून के भी खाट के पीछे छिपे मेरे चेहरे पर उड़कर आ रहे हैं। कुचलने की पुरजोर कोशिश के बीच अपनी दुम और फन दोनों ही बचा लिए हैं मैंने। हिस्से में मेरे रह गया एक अमिट चोट का धब्बा और टकटक की आवाज। यू कैन Yeah, I can read the translation. हाँ, so that it reaches it. ହଁ ଜାତି ଛୁଆବେଳେ ଜୋତା ମୁନରେ ଜଣେ ଖେଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲା କଷ୍ଟକୁ। ସେଇ ଶିହରଣରେ ଆଜି ଯାଏ ରୋଜ ଥରିଛି। ଏତେ ପାକଳ ହେଇଛି ଯେ କଅଁଳ ଭାବନା ପିନ୍ଧି ନେଇଛି ଦନ୍ଥଡ଼ା ଛାଲ। ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଜୋତାର ସେଇ ଖଟ୍ ଖଟ୍ କାନକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ ଛାତିର ଧକ୍ ଧକ୍ ସହ। ସେଇ ଖଟ୍ ଖଟ୍ ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ତଳେ ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖିଛି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲଢ଼ିବାର। ଜାତିର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜୋତା ସହ, ଆଉ ଏତେ ଜୋତା ଯେମିତି ଲାଗିବ ଯେମିତି ହଜାର ହଜାର ଘୋଡ଼ା ଧାନ ତଳି ମନ୍ଥି ଚାଲିଛନ୍ତି। କାଦୁଅ ଛିଟା, ପାଣି ଛିଟା, ରକ୍ତ ଛିଟା ବି ଖଟ ପଛପଟେ ଲୁଚିଥିବା ମୋ ମୁହଁ ଆଡ଼େ ଛିଟକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦଳି ଦେବାର ତମାମ ଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ମୋ ଲାଞ୍ଜ ଓ ଫଣା ଉଭୟ ବଞ୍ଚେଇ ନେଇଛି ମୁଁ। ମୋ ଭାଗରେ ଯାହା ରହିଯାଇଛି ଲିଭୁ ନଥିବା ଖଣ୍ଡିଆ ଦାଗଟିଏ और टक टक शब्द। ये जब मैं अनुवाद कर रहा था मुझे लगा कि इसमें बहुत सारे जो इमेजेस हैं, जैसे धान के बिचड़े रौंदे जा रहे हैं और घोड़ों के नाल, ये इमेज जो है जी जी इसमें एक बड़ा सा और हजार हजार घोड़े, ये मतलब बहुत ही ज्यादा इमेजिनेटिव इमेज है, जिसकी जैसे आपने बोला जिसका एक जो यथार्थ वाली जमीन है उसके ऊपर ये घट रहा है। और इसका जो मतलब सबसे बड़ी बात जो है वो अक्सर आपकी कविताओं में वो ये होता है कि जो इमेजिनेटिव परतें भी आती हैं वो बहुत ज्यादा सोशली कॉन्शियस हैं। ये सोशल कॉन्शियसनेस बचाना तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद, तमाम तरक्की के बावजूद, तमाम मतलब आप एक समाज में रह रहे हैं जहाँ पे ये बचा पाना या फिर ये ना बचाने में ही शायद भलाई है। मतलब कुछ चीजें अनदेखा कर लेने में ही इंसान की तरक्की है या फिर सुख सुविधाएं हैं। मैं इसको बिल्कुल उल्टे तरीके से बात करूंगा कि उन अनुभवों को अपनी स्मृतियों में रखना, सदा अपने पास रखना आपको जमीन पर रहने की हिदायत देता है। आप अपने आप को हमेशा जहाँ से उगे हैं आप उसकी मिट्टी की सौंधी खुशबू अपने अंदर बचाए रखते हैं। ये पूरा मामला बचाने का है, उसको खोने से तो दुनिया खो जाएगी उसकी, यही तो उसका है।
अगर आप बोरसी भर आँच को पढ़ेंगे तो कितना भी दुख हुआ है वो बच्चा कभी दुखी नहीं है। किसी भी मोमेंट में बड़ा से बड़ा सब कुछ है, या जाति की कविता जो आपको दिख रहा है उसमें जो भी चीज़ हो रहा है लेकिन वो बचा लेता है। तो मेरा कहना है कि कवि का दायित्व है वो समय को बचा ले, कवि का दायित्व है वो भावनाओं को बचा ले, कवि का दायित्व है वो टंकित करके बचा ले, है ना। तो ये जो टंकन है इसका दायित्व ही मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी संचित अनुभव है, जो संचित दुख कह सकता था मैं, लेकिन मैं कहता नहीं हूं कभी, क्योंकि वही अनुभव मेरा संबल है, हमारा संबल है, और यही संबल आगे की मेरी पूंजी भी है। एनर्जी, ऊर्जा स्रोत जिन जिन स्त्रियों से मिलता रहा उनकी जागती सोती आंखों में मैंने प्रार्थनाओं से भरा स्वर्ग देखा। ये प्रार्थनाओं से भरा स्वर्ग कैसे देखेंगे आप जब तक कि आपके पास वो संचित स्मृतियां नहीं रहेंगी। पर संचित स्मृतियों से आगे चलकर भी आप बात करते हैं, जैसे पिता की जो 5 कविताएं हैं इसमें, और ये बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं जब ये अनुवाद कर रहा था तो मुझे ये था कि मैं कोई 1, कोई 2, कोई 3, कोई 4 भी नहीं कर सकता, मुझे 5 के 5 करने थे। और इसलिए करने थे क्योंकि एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम कविताएं हैं सारी। वो 5 कविताएं अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कई सारे ऐसे पहलू हैं जो आपको लगेगा अच्छा, पहले पढ़ने के बाद आप दूसरा पढ़ेंगे तो फिर आप दोबारा वापस आके पहला पढ़ेंगे तो आपको पहली कविता अलग लगेगी। मतलब ये हुआ मेरे साथ। ये हर कविता के साथ होता है तो मतलब लेकिन ये एक ही सीरीज की कविताएं हैं। हाँ। और इसका मतलब जो एक है पिता 1, वो पिता 2 के बाद ऐसा लगता है कि अच्छा ये क्या ये पिता 1 है क्या, ये पिता, वो एक क्रोनोलॉजी जो है वो लीनियर के जगह पे एक सर्कुलर सा बनता जाता है। और उसमें वो एवरी पोएम इन दैट सीरीज इन्फॉर्म्स द अदर वन in ways that were not available to me when I first एक्चुअली read it. क्या है कि निदा फाजली को अगर देखें आप ध्यान से, वहाँ उनकी बात करें कि एक आदमी में 10-10 आदमी होते हैं, है ना। तो एक पिता में भी 10 तरह का पिता होता है, इसलिए 5 कविता में पिता अलग तरह से आएंगे, है ना। एक कभी वो मतलब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड की तरह बूझ आएंगे, है ना। कभी वो आपको कंधे पे उठा करके नदी को, ज्ञान की नदी पार कर रहे होंगे, है ना। हाँ, कभी वो पता जिस दिन चले आते हैं हमारे कंधे की टहनी टूट जाती है, इस तरह के बिंब हैं उसमें। तो वो सारे पहलू, जरूरी नहीं कि कोई एक ही पिता हो, यहाँ तो विस्तार है पिता का, तो हर हिस्सा दिखाई। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे भी पुरुष तत्व और स्त्री तत्व का बात रखा है। मैं इनफैक्ट वो 4 पंक्तियाँ सिर्फ पढ़ता हूँ कि पिता तुम में पुरुष बहुत ज्यादा था और स्त्री की मात्रा बहुत कम, और माँ पूरी की पूरी स्त्री थी और यूं वो तुम्हें ताउम्र पूछती रही। अगर इसी चीज को आप अगली किसी किताब में देखेंगे, दुख सुख में देखेंगे, ठीक है, दुख सुख में आपको माँ पिता अलग तरीके से मिलेंगे, है ना। तो मेरा जो कहना है कि पुरुष तत्व और स्त्री तत्व, इसको लेकर के मेरे दिमाग में ये बातें घूमती रही हैं और मैं उसको ही रचता रहा हूँ। मैं ये छोटी सी कविता पढ़ देता हूँ, दुख सुख। माँ आई बैठी सामने, मैंने दुख को नहीं माँ को देखा। माँ आई बैठी सामने, मैंने दुख को नहीं माँ को देखा। पिता आए गले लगाए, मैंने सुख को नहीं पिता को देखा। अब यहाँ देखिए पिता कैसे बदल जाते हैं अगली पंक्ति में। क्षण भर में पिता ने आगोश से अलग कर दिया, तब जाना कि सुख क्षणिक है। ठीक है, जो मैं पहले बात कर रहा था उसी को मैं दूसरी कविता में दूसरे तरीके से लेके आ रहा हूं। अस्थाई दुख की दवा खोजती माँ अब भी वहां बैठी है और मैं दुख को दुख की तरह प्रेम करने की यात्रा पर हूं, है ना। तो हर कविता में एक रेंज है और मैं क्या बोलूं इस चीज को। पर जैसे पिता 4 जो कविता है मैं वो पढ़ना चाहूंगा। उसमें आप देखिए दोनों पहलू कैसे एक साथ आ रहे हैं। बापा 4 से डाल घर तांको कोଳରେ खेळे, से केते थोर भांगी जाती केबे कंचा केबे पाकल, बापा गछ परे डाल परे डाल
ଜାଳ ହୁଅନ୍ତି। ବାପା ଗଛ ପରି ଡାଳ ପରେ ଡାଳ ଜାଳ ହୁଅନ୍ତି। ସାଏଁ ସାଏଁ ଜଙ୍ଗଲ ପରି ବାପା ଉଜାଗର ରହନ୍ତି ରାତି ସାରା। ଓସ୍ତ ଗଛର ପ୍ରେତ ପରି ଭୋକ ଓଲଟା ପାଦ ପକେଇ ଝୁଲୁଥାଏ ବାପାଙ୍କ ଭାବନା ଭିତରେ। ଅନ୍ତରେ ଜମା ପିତ୍ତ କନ୍ଥା ପରି ହୃଦୟରୁ ଲଗାତାର ଝରୁଥିବା ଭୋକର ଲୁହ, ମୁହଁ ପାଣିରେ ନୁହଁ ଧୁଆ ହୁଏ ଲୁହରେ। ଦୃଶ୍ୟ ଆହୁରି ଝାପ୍ସା ଦିଶେ। ଏମିତି ହୁଏ, ବେଳେ ବେଳେ ନୁହଁ ବାରମ୍ବାର ହୁଏ। ବାପାଙ୍କ ଅକୁହା ଶବ୍ଦ ସବୁ ମାର ଆଖି କହେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଶବ୍ଦ ସବୁକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଏ ମାର ଶବ୍ଦ। ପିତା ଔଷଧ ଉପରେ ଚିମୁଟାଏ ଚିନି ଲେପା। ଔଷଧ ତା କାମ କରିଚାଲିଛି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି। बहुत अच्छा अनुवाद किया, बहुत सुंदर। तो ये कविता पढ़ता हूँ मैं जब पिता चार, और फिर मैं जो बात कह रहा था, फिर मैं पलट के आता हूँ पिता एक पर, जहाँ पे जो आपने लाइनें पढ़ी उसके बाद वाला जो उसके अगले वाला जो पैराग्राफ है, आखिरी पैराग्राफ जो है, मैं उसको एक बार लास्ट के 3 पैराग्राफ में पढ़ना चाहूंगा। ठीक। बापा तमे मो पाई जन्ह, एटा बापा एक रो उद्धृतांश। बापा तमे मो पाई जन्ह, किंतु अमावास्या ही भाग्यठू अधिका मिलिला मते। दूररू झापसा दिसुथिल तमे बापा, तम भितर पुरुष पुरीकी थिला आउ नारी ढेर कम, आउ माँ गोटापणे नारी ही थिला, तथापि तुमको पूजी चलथिला समग्र आयुष। आजी मु भी बापा आउ निजे तम उपस्थिति को छाणी अलगा करुथाए सबु बेले। न्यूनतम तमे ही एबे मोर परिचय। और मैं यही कहना चाह रहा हूं बार बार कि एक पुरुष अगर अपने आप को पृथक करता रहेगा तब उसमें करुणा भाव बढ़ेगा। और मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आज मैं भी पिता हूं और खुद में तुम्हारी उपस्थिति, मतलब पुरुषत्व की उपस्थिति छानता और पृथक करता रहता हूं। न्यूनतम तुम अब मेरी पहचान हो। मैं ये विश कर रहा हूं कि मैं माँ की तरह बन पाऊं, क्योंकि मुझे अपने अंदर से पिता को निकालना है, मतलब तत्व को निकालना है। पिता तत्व जो पुरुष तत्व है उसको निकालना है। जी, तो ये जो विरोधाभासों के बीच में आपकी कविता रहती है, उसमें कहीं पे भी जो एक सौंदर्य तत्व है उसके साथ कभी समझौता नहीं होता। वो एक बड़ा चीज है जो सारी कविताओं में मुझे लगा कि मतलब ये इश्यू बेस्ड कविताएं नहीं है। नहीं, मतलब दीज आर नॉट peddling issues, or these are poems. These are poems. It's very hard to typecast them. तो वो एक जो एक अक्सर क्या होता है, जो सामाजिक प्रतिबद्धता ये सब चीजों की बातें आती हैं, तो एक एडेड चार्ज आ जाता है कविता पे, आप ऐसा करना है वैसा करना है। इसको आप कैसे देखते हैं? मामला अवेकनिंग का है। देखिए, इसमें अवेकनिंग है। इसमें आपको डॉक्टर कफील मिलेंगे, इसमें एक बीएसएफ का नौजवान है अहिसुर रहमान, जो कि गौरक्षक बनता है, जो गाय को बचाने में उसकी हत्या हो जाती है बांग्लादेश बॉर्डर पे। इसमें भूतनाथ हैं, इसमें मतलब दृश्य है कलकत्ता के पीली टैक्सी के विदा होने का, विक्टोरिया के एंजल से। इसमें पिता है, माता सबसे प्यारी हंसी, जब भी तुम्हारी ठुड्डी हौले से छू लेता हूँ हाथों में हर सिंगार भराता है ना। जब भी तुम हंसती हो तुम्हारी ठुड्डी हौले से छू लेता हूँ हाथों में हर सिंगार भराता है। बेटी से बात कर रहा है। तो बुद्ध हैं, बुद्ध आते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब कवि का काम सिर्फ जो भी वो देख रहा है, जो भी वो महसूस कर रहा है, उसको लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है कवित्व के साथ। अगर कवित्व ही नहीं है, ठीक है, उसमें हम ड्रामा करने लग रहे हैं तो फिर दिक्कत है। और जो मैंने शुरू में कहा था कि
हम जब लिख रहे होते हैं तो ट्रांस में लिख रहे होते हैं, और वही ईश्वरीय क्षण है जिसकी उपमा मैं दे देता हूँ। जब आप ईश्वरीय क्षण होते हैं वहाँ पे कोई नाटक नहीं कर सकते आप। वहाँ पे यू हैव टू जस्ट पेन डाउन योर असेंबल्ड फीलिंग्स, जो भी आपने इकट्ठा कर रखा है, जो भी आपने गेन किया है। क्योंकि कविता तो एक दिन की नहीं होती, वो बहुत दिनों से संचित बहुत सारी चीज़ें एक दिन टपक जाती हैं। टपकती एक दिन है, लेकिन प्रोसेस बहुत दिन का होता है। तो वो मतलब इसीलिए ये क्राफ्ट इसी तरह से खुद आया हुआ है, इसको मैंने ऐसा बनाया नहीं है। मुझे लगता है समय का इशारा किया जा रहा है। हम बस एक कविता और सुनेंगे यतीश जी से, उसके बाद ही मुझे तो बहुत कविताएं हो गई, दर्शक भी जो है। नहीं, ये आखिरी कविता है। इसमें इस शीर्षक में भी 2 कविताएं हैं, और इसमें और ये यतीश जी की कविता की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो स्थूल चीज़ों के ऊपर बात करते हुए भी काफ़ी सूक्ष्म अनुभव पकड़ लेते हैं। और ये जैसे कविता का शीर्षक है शेल्फ में शब्द। हाँ, ये तो बहुत अलग सी। तो इसमें मैं एक बार ये पढ़ता हूँ ओडिया में। हाँ, तब मैं 2 कविताएं मैं पहला पढ़ता हूँ। शेल्फ रे शब्द 1 छाई निदरे किछि शब्द किछि धाड़ी डेई डेई नाची नाची लहरेई झुली जाती मो कानरे बाहरे अलुगुणी उपरे टंगा हेची तम शाढ़ी आउ मो सार्ट पवन एमिति बहुची जे मो सार्टर हाथ गुड़े हो जाउची तम शाढ़ी रे आउ दुष्ट खरा देह को बारंबार अलगा कर दउची बाहरे अलुगुणी उपरे टंगा हेची तम शाढ़ी आउ मो सार्ट पवन एमिति बहुची जे मो सार्टर हाथ बारंबार गुड़े हो जाउची तम शाढ़ी रे आउ दुष्ट खरा देह को बारंबार अलगा कर दउची हठात उभे जाउचंती सबुतक शब्द खोजिबाकू उठिला मात्र के ही देखुची हाथ धरी शोइछ तमे मो आस्ते कि ना मुकुळे नौची मो अक्षर एबे सुखी सारी थिबा लुगा तोली आनीची अलुगुणी उपरो आ अति संतर्पण रे टांगी देइची शेल्फ रे लुगापटा मझिरे एबे शून्यता मो सार्टर हाथ आ तम शाढ़ीर कानी उभय चुप निज निज जागार अधीश्वर आखि बंद करी पड़ी रही सेमती से शेल्फ भितर। तो ये इसको दोबारा पढ़ना तो टाइम होगा, आपने इतना अच्छा पढ़ इसमें लिया लेकिन है। जो बात है कि 2 कपड़े सूख रहे हैं धूप में और शर्ट कमीज का जो हाथ है वो साड़ी से लिपट रहा है और वो अलग कर दे रहा है धूप उनको। हाँ। तो ये एज एन इमेज हाउ डज वन बाद में उसको जब हम रखते हैं अलमीरा में तो अलग अलग रख रहे हैं और वो अपने अपने इलाके के अधीश्वर हो जा रहे हैं और फिर वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। पार्ट 2 में जाइएगा तो वहाँ मोबाइल के इशूज, सोशल इशूज क्या है, घर से लौट रहा है तो क्या मिल रहा है, बहुत सारी चीजें आज का जीवन है उसमें बेसिकली। पर उसमें जिस सेंसिटिविटी के साथ ये एक बहुत ही इसको कैसे कहेंगे, एक बहुत ही एफेमरल इमेज है। ये जो इमेज है इसकी अवधि कितनी होगी, मतलब मान लीजिए धूप में 2 कपड़े सूख रहे हैं और एक कपड़ा दूसरे से लिपटता है और वो अलग हो जाता है धूप में, इसकी अवधि बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ नॉट इवन एन आवर। हाँ, मतलब कितना ही हवा उसको लाया और धूप उसको अलग कर दिया और ये कैप्चर होता है। और ऐसी कई इमेजेस हैं जो कैप्चर होती रहती है। तो जैसे मैं खुद कविता लिखता हूं तो मैं एज अ यंगर पोएट आई वुड आस्क यू कि क्या तरीका है, इसको कैसे हम कैप्चर कर पाए इसको? कोई तरीका नहीं है, ना मैंने कोई इजाद किया। मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ, मैं रादर जो भी हमारे कलीग लोग हैं जो लिख रहे हैं उनके साथ मैं अपने अनुभव को साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वापसी 40 साल के बाद हुई साहित्य में। मैं जब रेल में आया तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं बहुत ही लगा कि देश सेवा में लग गया हूँ और मैं मुझे लगा रेल में ही चला रहा हूँ, इतना बड़ा बेवकूफ़। ठीक है, ये अक्सर हर डीएम बनता है, एसपी बनते हैं लोग, उनको लगता है शहर वही चला रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूजन को तोड़ने में मुझे 20 साल लगे। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ जो भी लोग साहित्य में आए हैं कि आप पूरी गंभीरता के साथ यहाँ रहे हैं।
जब आप साहित्य में हैं तो साहित्य की गंभीरता के साथ रहें, और यहाँ कृत्रिमता, जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, जितना कम करें उतना आपकी लेखनी में वो धार आएगा। मैं अभी सीख रहा हूँ, सीखने के प्रोसेस में मैं 50 पन्ने रोज पढ़ता हूँ। ये मेरा रोज का रूटीन है कि 5 बजे से 7 बजे तक मैं रोज पढ़ता हूँ, ताकि मैं सीख पाऊँ, क्योंकि और कोई मेरे पास जरिया नहीं है सीखने का। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ सबको कि आप खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। आप अगर पर्टिकुलर राइटर को पढ़िएगा तो वहाँ देखिएगा कि कोई अदीठ वर्ड है, उस अदीठ को देता जी ने जो है मैक्सिमम यूज किया है। उदय प्रकाश के पास कुछ और शब्द हैं, है ना, देवी प्रसाद मिश्र के पास कुछ और हैं। वो जो शब्दों का महाप्रयोग मैं बोलूँगा, वो वही आदमी कर पाता है जो इस पर इतनी ज़्यादा प्रोसेस से गुजरता है। तो मैं अभी उस प्रोसेस में हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि लिखते समय मैं कुछ सोचता हूँ, जो चीज़ें हैं जिस तरीके से हैं उस तरीके से चली आती हैं। और ऑब्जर्वर, जो कृष्णात वाली बात है, आप ऑब्जर्वर सबसे पहले बने। लेकिन जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तब आपको नोट नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है। देखते समय कई बार आदमी तुरंत, इसको अभी पंक्ति आई, पंक्ति फ्लैश हुई और तुरंत हमने नोट कर लिया, वो सबसे बात नहीं बनने वाली है। आप पूरा एकाग्र खो जाएं। आप समाधि करते हैं, मैं समाधि को उल्टा मैं देखने का समाधि करता हूँ, देखते समय मैं समाधि लीन हो जाता हूँ। ऐसा मेरा तरीका है। लेकिन बिफोर वी एंड दिस सेशन, क्योंकि मुझे इशारा हो गया है उधर से, मैं एक अंतसी खुरचन पे एक कविता, जो मतलब वो सीरीज है पूरी 4 कविता की, लेकिन मैं चाहूँगा कि लोग उस ओर जाएं, जिसका शीर्षक है देह बाजार और रोशनी। नॉर्मली देह बाजार पर कविताएं मैं कम पढ़ पाया हूँ, अगर कोई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं जब उस प्रोसेस को देखने के लिए आगे बढ़ा तो एक नया संसार खुलता चला गया। एक एनजीओ से फिर मैं मिला, जो वहाँ देह बाजार के बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ा करके फिर उसको समाज से जोड़ते हैं। तो मैं एक छोटी सी कविता, ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस मंच से मैं आप तक अपनी बात पहुँचा पाऊँ। देह बाजार और रोशनी 1। एक, घर के कोने में धूप कुछ धुंधली सी पड़ रही है, रंगीन लिबास में मुस्कुराहट नकाब ओढ़े घूम रही है। उस गली में पहुंचते ही वसंत पीले से गुलाबी हो जाता है। इंद्रधनुषी सतरंगी किरणें उदास एक रंगी हो जाती है। वहां से गुजरती हवा थोड़ी सी नमदार, थोड़ी सी शुष्क, नमक से लदी भारीपन के साथ हर जगह पसर जाती है। हवा में सिर्फ देह का पसीना तैरता है, हवा में सिर्फ देह का पसीना तैरता है। दर्द और उबासी में घुलती हंसी खूब जोर से ठहाके मारती है। सब रूप बदल कर मिलते हैं वहाँ, सब रूप बदल कर मिलते हैं वहाँ। सिर्फ मिट्टी जानती है बदन पिघलने का सोनापन, सिर्फ मिट्टी जानती है बदल पिघलने का सोनापन, और बर्दाश्त कर लेती है पसीने की दुर्गंध। अंतिम 8 पंक्तियां हैं। मिट्टियों के ढूह पर बालू से घर बनाता है एक 8 साल का बच्चा। अगर आप बोरसीवर आज पढ़ेंगे तो वहाँ पीछे लिखेगा 8 साल का बच्चा बिहार के 80 के दशक को देखता कैसे है। यहाँ इस कविता में आपको आप पाएंगे मिट्टी के ढूह पर बालू से घर बनाता है एक 8 साल का बच्चा, और ठीक उसी समय एक 12 साल की लड़की कुछ अश्लील पन्ने को फाड़ती है और लिखती है, आज़ादी के गीत 15 अगस्त को बीते अभी कुछ ही दिन हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो ये कविता है। कविता ऐसी होती है कि लिखते, जब आप पढ़ते भी हैं तो आप उस पूरे प्रोसेस से गुजर जाते हैं। नहीं, यतीश जी का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा मैं, उन्होंने इतना वक्त दिया। और मैं शुक्रिया इस बात का भी करना चाहूँगा कि मुझे मौका मिला, ये कविताएं मुझे बहुत एनरिच की। मैं जब ये ट्रांसलेट कर रहा था, वो प्रोसेस में मुझे बहुत कुछ मिला। तो उस बात के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ यतीश जी का कि उन्होंने कविताएं लिखी और मुझे ये मौका मिला। और
मनु दास को भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं मनोदास जी कृतज्ञता। का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को मैं ऑन माइक बता रहा हूँ कि ये जो अनुवाद की किताब है इसमें मेरा जीरो एफर्ट है, ना मुझे पता ठीक से था कि किताब आ रही है। मनोदास जी और निखिलेश और केदार भाई को भी मैं याद करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि वो मेरी कविताएं बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और वो कई जगह मेरी कविताओं को ले जाते हैं। इसी प्रोसेस में ये किताब आई। बहुत बहुत शुक्रिया। कविता ऐसे ही अपना नया घर बनाती रहे। नई भाषाएं नया घर की तरह ही होती हैं और नए घर में प्रवेश करना शुभ, इससे शुभ कुछ और हो नहीं सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको एत समय शुणी वर्तमान सभा सांग करुच्ची।